आज के कार्यक्रम के आयोजक परमादरणीय आचार्य महाराज जी, परम पूज्य संत चिदानंद स्वामी, विभिन्न पक्षों के धर्माचार्य, अनेक राजनीतिक दलों के स्नेही बंधुजन और इस सभागार में उपस्थित मेरे बहुत ही स्नेही भाइयों ने, अभी आपको जनार्दन जी ने बताया कि मैंने उनसे कहा कि भाई आप बैठकर बोलिए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने कभी भी बैठकर नहीं पढ़ाया, हमेशा खड़े होकर पढ़ाया, इसलिए मैं खड़े होकर बोली। मित्रों, मैं पढ़ाने नहीं, मन की बात करने आई हूँ और बात हमेशा बैठकर होती है, इसलिए मैं बैठकर बोल रही हूँ। आज का ये मंच शास्त्र की उस उक्ति को चरितार्थ कर रहा है कि एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति। सत्य एक ही है, विद्वत जन उसे अलग अलग ढंग से प्रस्तुत करते हैं। और इसीलिए आज के इस मंच पर हर पंथ के, हर संप्रदाय के आदरणीय गुरुजन विद्यमान हैं, विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता विद्यमान हैं। कुछ लोग ये आश्चर्य कर रहे थे कि अलग अलग राजनीतिक दलों के लोगों को क्यों बुलाया। मैं यहाँ कह दूं कि हम अलग राजनीतिक दलों में एक दूसरे के विरोधी हो सकते हैं पर एक दूसरे के शत्रु नहीं। और विरोधी और शत्रु में बहुत फर्क होता है, क्योंकि हमारा विरोध होता है विचारधारा के स्तर पर, नीतियों के स्तर पर, कार्यक्रम के स्तर पर, वो उसका आधार होता है। लेकिन जहां तक परस्पर स्नेह का संबंध है, मैं शायद आपको आश्चर्यचकित कर दूं। प्रोफेसर रमाकांत गोस्वामी जो भी मेरी वक्तृत्व कला की बात कर रहे थे, मेरे अपने टीचर रहे हैं और इस वक्तृत्व कला को गढ़ने में उनका बहुत योगदान रहा है। जब मैं सनातन धर्म कॉलेज अम्बाला केंद्र की छात्रा थी तो वो तुरंत MA करके कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से हमारे यहाँ प्रोफेसर बनकर आए थे और डिबेटिंग सोसाइटी और कल्चरल सोसाइटी के अध्यक्ष बने थे। और मुझे भाषण कला प्रतियोगिता में जाने का अवसर हमेशा उन्हीं के साथ मिलता था। उन्होंने इस कला को पढ़ा। भाई जनार्दन द्विवेदी मेरे पड़ोसी हैं, बिल्कुल मेरे सामने रहते, सामने आमने घर है हमारा। तो मैंने जब वो रहने आए तो मैंने कहा यहाँ भी आमना सामना कर लिया। तो मैंने कहा आमना सामना केवल हाउस के अंदर, बाकी जगह साथ साथ। ये भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। के अंदर हाउस में जब हम एक दूसरे का विरोध करते हैं तो जो सबसे ज्यादा चिल्लाता है उसको बाहर निकल के कहते हैं कॉफी पिला, तेरे कारण आज जगह मिला। और यही भारतीय लोकतंत्र इसी से मजबूत होता है। मुझे बहुत खुशी है कि आज सभी धर्माचार्य और इतने राजनेता आचार्य लोकेश मुनि जी के प्रति अपना स्नेह प्रदर्शित करते हुए उनकी आश्रम का उद्घाटन करने आए हैं। मेरा परिचय आचार्य जी से बहुत पुराना है और मुझे जो चीज प्रभावित करती है उनके बारे में वो ये कि हजारों हजार किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हुए जैन धर्म के प्रचार प्रसार के साथ वो सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध आवाज उठाते हैं। और सबसे ज्यादा प्रभावित किया है मुझे जो उन्होंने आवाज कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध में, क्योंकि मैं सब धर्माचार्यों से जिनसे भी मिलती थी स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर एक प्रार्थना किया करती थी कि महाराज ये पाप हो रहा है देश में, जितने मर्जी हम कानून बना दे ये रुकता नहीं। कानून बन गया PNDTS, सुप्रीम कोर्ट में मॉनिटरिंग कमेटी बन गई, उसके बावजूद ये रुका नहीं। और इससे केवल समाज में असंतुलन पैदा हो रहा है ये नहीं,
समाज में जो विकार आ रहे हैं, जो विकृतियां आ रही हैं, उनके चलते अगर आप अपने भाषणों में ये कहना शुरू करें कि ये पाप है, तो इस देश में धर्म के प्रति आस्था इतनी है कि कानून जिस चीज को मना नहीं कर सकता, एक बार आपके मुंह से ये बात निकली हुई कि ये पाप है, कम से कम महिलाएं जरूर मान लेंगी कि हम ये पाप नहीं करेंगे। और मुझे बहुत खुशी है कि उन्होंने इस बात को गांठ की तरह बांध दिया और अपने हर भाषण में एक अभियान की तरह उन्होंने कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ काम किया। मुझे कई बार ये सामाजिक विडंबना लगती है। स्वामी जी यहाँ बैठे हैं, मैं संत चिदानंद जी को कहना चाहूंगी कि ऐसा देश है जहां वर्ष में 2 बार हम देवी की आराधना करते हैं। शिव की आराधना 1 बार शिवरात्रि, राम की आराधना 1 बार रामनवमी, कृष्ण की आराधना 1 बार जन्माष्टमी, लेकिन शक्ति की आराधना 9 बार, 1 बार चैत्र में और 9 बार 18 दिन हम 2-2 बार नवरात्र में शक्ति की आराधना करते हैं। और वो पूजा समाप्त होती है कन्या पूजन के साथ, कंजक जिमाई। अधिकतर कंजक जिमाई हमने नवमी की, जो अष्टमी करते हैं उन्होंने कंजक जिमाई परसों अष्टमी की, लेकिन बिना कन्या के पूजन के वो आराधना समाप्त नहीं होती। और कंजक के दिन क्या करते हैं, मोहल्ले मोहल्ले छोटी कन्या ढूंढ के लाते हैं, हाथ जोड़कर उनकी माँ को कहते हैं अपनी बेटी को भेज देना, हमको कन्या पूजन करना। और जब वो घर की देवी पर आती है, हम उसके चरण पखारते हैं, पाँव धोते, अंदर आकर आसन पर बैठाते हैं, तिलक लगाते हैं, कलावा बांधते हैं, पूरी सब्जी, चने, दक्षिणा, हलवा उसके हाथ में देते हैं प्लेट में, और बाद में चरण छूकर कहते हैं या देवी सर्वभूतेषु कन्या रूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। लेकिन उसके अगले दिन अगर पता चल जाए कि पुत्रवधू के गर्भ में बेटी है, तो उसे कहते हैं कि कल जाकर डॉक्टर के यहाँ अपना एबॉर्शन कराया, हमको लड़की नहीं चाहिए। कि कैसी विकृति समाज की, कैसी विडंबना। दूसरे के घर की बेटी हमारे लिए पूजने के योग्य है, और अपने घर की बेटी निरादर और तिरस्कार की पात्र है कि उसका हम गर्भपात करवाए। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ हर धर्माचार्य से कि आप इस बात को अपने भाषण का अंश बना लीजिए, और जब आप कहेंगे कि ये पाप है, तब ये कुरीति समाप्त होगी। मैं कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ एक महिला के नाते, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के नाते, आचार्य योगेश मुनि जी के प्रति, कि इन्होंने इसको एक अंग बना दिया और एक अभियान के तौर पर देश में चलाया। मित्रों, आज जिस सेंटर का उद्घाटन हो रहा है आश्रम के साथ, मुझे खुशी है कि उसका नाम उन्होंने रखा है वेलनेस सेंटर। वेलनेस और फिटनेस में फर्क होता है। आपने किसी जिम का नाम कभी वेलनेस सेंटर नहीं देखा। जिम के आगे हमेशा लिखा होता है फिटनेस सेंटर, क्योंकि जिम केवल शारीरिक फिटनेस पर ध्यान देता है। और मैं कहती हूँ आदमी फिट हो सकता है मगर वेल नहीं हो सकता। ये उसी तरह है जैसे लिटरेसी और एजुकेशन, 2 शब्द हम बहुत बार पर्यायवाची के रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं, मगर ये पर्यायवाची नहीं है। लिटरेसी केवल साक्षरता देती है, सुशिक्षित नहीं करती। थोड़ा अक्षर ज्ञान सीख लेते हैं, आपको क ख ग लिखना आ जाता है, ऊड़ा आड़ा लिखना आ जाता है, अधिक बेटे लिखना आ जाता है, ABCD लिखना आ जाता है, तो आप साक्षर हो जाते हैं, आप लिटरेट हो गए। लेकिन उसके साथ आप सुशिक्षित हो गए, जरूरी नहीं, क्योंकि विद्या बहुत अलग है। विद्या क्या है? साविद्या या विमुक्त है। विद्या वो है जो हमें मुक्त करती है, संकीर्णताओं से मुक्त करती है, और साक्षरता हमें मुक्त नहीं करती। साक्षरता केवल हमें ABCD पढ़ना सिखाती है, गिनती सिखाती है। तो जिस तरह लिटरेसी और एजुकेशन के भावार्थ अलग हैं, उसी तरह फिटनेस और वेलनेस के भावार्थ अलग हैं। आप किसी भी जिम से आइए, आपको कहिए कैसा लगता है, आई फील वेरी फिट। हाउ डू यू फील फिट? बिकॉज आई एम ट्रिम एंड स्लिम। तो ट्रिम, स्लिम, फिट, ये फिटनेस के अर्थ हैं।
लेकिन वेलनेस कब है? वेलनेस है जब आपके अंदर से नेगेटिविटी खत्म होती है, जब आपकी सोच की नकारात्मकता समाप्त होती है, जब आपके अंदर एक पॉजिटिव वाइब्रेशन होता है। और बहुत बार शरीर के फिट न रहते हुए भी अगर आपकी सोच सकारात्मक है तो यू आर वेल बट यू आर नॉट फिट। लेकिन जिम में फिटनेस के बावजूद अगर आपकी सोच नकारात्मक है, यू मे बी फिट बट यू आर नॉट वेल। तो बहुत सार्थक शब्द मुनिवर आपने चुना है, अहिंसा वेलनेस सेंटर। क्योंकि जब आप वेल हो जाएंगे, जब वेलनेस आ जाएगी तो हिंसक प्रवृत्ति तो खत्म हो जाएगी। हिंसक प्रवृत्ति की पूर्व शर्त है निगेटिविटी। आप किसी के प्रति नकारात्मक सोच रखेंगे तभी तो उसके प्रति हिंसक होंगे। अगर आपकी सोच उस व्यक्ति के प्रति सकारात्मक है तो हिंसा हो ही नहीं सकती। और मैं केवल शस्त्र की हिंसा की बात नहीं कर रही, हिंसा जुबानी भी होगी। जुबानी हिंसा को आमतौर पर हिंसा नहीं मानते, वो बड़ी हिंसा है, वो ज्यादा बड़ी हिंसा है। लेकिन जब आपकी सोच सकारात्मक हो जाती है तो ना आप जुबान से हिंसा करते हैं, ना हाथ से हिंसा करते हैं, ना शस्त्र से हिंसा करते हैं। इसलिए अहिंसा और वेलनेस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंटेशन। जब आप वेल हो जाते हैं, वेलनेस आ जाती है तो अहिंसा का भाव अपने आप बचता है। इसलिए ये जो अहिंसा वेलनेस सेंटर आज मुनिवर प्रारंभ कर रहे हैं, उसके साथ साथ जो आश्रम आरंभ कर रहे हैं, और दिन बहुत ही बढ़िया चुना है विजयदशमी का, जिसे हम बुराई पर अच्छाई की विजय का दिन मानते हैं। वो तो है ही वेलनेस का दिन। मुनिवर, मैं आपको बहुत बहुत मंगल कामनाएं और शुभकामनाएं देती हूँ कि जो एक वृत्त लेकर के, जो एक लक्ष्य लेकर के आपने अहिंसा वेलनेस सेंटर और अहिंसा आश्रम का आज उद्घाटन किया है, उसमें आप पूरी तरह से सफल हों और पूरे दिल्ली में, देश में इस वेलनेस का प्रचार हो सके, अहिंसा का प्रचार हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।